जब मैं देखता हूँ इंडिया के बाहर तो डेट आज भी काफ़ी बहुत बड़ा है, प्रपोर्शन है। इनफैक्ट बाहर 60-70% इन्वेस्टमेंट डेट में रहता है, 30-35% इक्विटी में रहता है। आई थिंक इंडिया मैच्योर्ड स्टेज में आ चुका है एंड मैच्योर्ड स्टेज में ऐसा एसेट एलोकेशन से ही बन पाएगा। जनरली लोगों को कभी सिल्वर अच्छा लगता है, कभी गोल्ड अच्छा लगता है, कभी इक्विटी अच्छा लगता है। विवेक, ये मैं 20 साल से देख रहा हूँ और ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली। दिक्कत है मेमोरीज इतनी शॉर्ट है लोगों की कि लोगों ने पास्ट ढंग से पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है एंड एसेट एलोकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंस लोग समझते नहीं है। हम जिम जाते हैं, हम एक ट्रेनर ले लेते हैं, बीमार होते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जब पैसे की बात आती है हमें सब कुछ जानना है। तो आपके ये जो ईगो और बिहेवियरल ट्रेट्स है ना, ये आपको फोर्स करते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर लेता। टेम्परामेंट इज व्हाट मेक्स एन इन्वेस्टर सक्सेसफुल, नॉट हिज इंटेलिजेंस। सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आपको मैं एक ऐसी हस्ती से मिला रहा हूं जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम दिखते हैं मीडिया में और बहुत यंग दिखते हैं, लेकिन यंग हैं भी, लेकिन 2 दशक से ज्यादा का इनका हार्डकोर फंड मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस रहा और लाखों करोड़, इसको अब मैं बिलियन में कन्वर्ट करूं तो 100 बिलियन से भी शायद ज्यादा होगा, लेकिन लोगों का पैसा इन्होंने मैनेज किया है अपने करियर में। मनीष बांथिया जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के, फिक्स्ड इनकम इनकी स्पेशलिटी रही है, डेट जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए हमें, क्योंकि अक्सर जब हम म्यूचुअल फंड कहते हैं तो हम इसे इक्विटी समझ बैठते हैं। इक्विटी बहुत जरूरी है और हम समझाते आए हैं आपको, सिंपल है, लेकिन डेट भी उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आने के लिए सिंपल है पर, और जैसे मैंने कहा कि बहुत कम बात करते हैं तो इसलिए मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूं कि आप आए यहाँ पर। थैंक यू सो मच विवेक फॉर कॉलिंग। सिंपल है के जरिए हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें। आप तो 20-25 साल से इन्वेस्टर बिहेवियर को देख रहे हैं, लोगों के पैसे मैनेज कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, इन्वेस्टर्स से उन्हें एड्रेस करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो तो इसे बहुत पहले समझ चुके हैं, कई साल पहले से लिक्विड फंड्स में पैसा डालते हैं, थोड़ा कैश फ्लो आता है और उससे एक्स्ट्रा रिटर्न कमाते हैं। लेकिन जो रिटेल है, हमारे लिए डेट आज भी सेविंग्स अकाउंट या एफडी तक सीमित रह जाता। अब बढ़ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि अगर एक सिंपल भाषा में आप दर्शकों को समझाएं कि डेट, म्यूचुअल फंड के जरिए डेट लेने की क्या बेनिफिट्स हैं, और बाद में हम बात मिक्स का भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप ये समझा पाए। नहीं विवेक, आपकी बात एकदम सही है कि इन्वेस्टर्स, शुरुआत में जब मैं इंडस्ट्री ज्वाइन किया था तो ऐसा था कि हमारा एयूएम 70% डेट हुआ करता था, 30% इक्विटी हुआ करता था। और ये भी सही है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहे हैं बहुत समय से। बट उसके बाद एक फेज़ आया जब रिटेल भी डेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे 2010 से 2020 के बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी डेट फंड्स की तरफ आए थे। उसका एक कारण भी था बिकॉज उस समय इक्विटी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था। लास्ट 5 साल से हमने देखा है इन्वेस्टर्स इक्विटी की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो अभी जो गैप हो गया है, जो 30-70 था वो उल्टा हो गया, 70-30 हो गया है। तो डेट अब है ना 30% रह गया है म्यूचुअल फंड का। और कहीं ना कहीं ना ये एसेट एलोकेशन को भी दर्शाता है कि लोगों के दिमाग में अभी इक्विटी इन्वेस्टिंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो तो लोगों के दिमाग में इक्विटी आता है, डेट आता ही नहीं है। कुछ गलतियां मेरे ख्याल से इंडस्ट्री की भी है कि इंडस्ट्री ने कभी वो कोशिश नहीं की। जो म्यूचुअल फंड सही है, एक जो डायलॉग था इन्वेस्टर के साथ इक्विटी के लिए, वो डायलॉग कभी डेट में किया नहीं। और कहीं ना कहीं हमने कोशिश नहीं की कि हम रिटेल इन्वेस्टर को सिंपल वे में समझा सकें कि डेट क्या है। और मेरे लिए सबसे जो मुझे हमेशा परेशान करती है बात, वो ये है कि
इन्वेस्टर्स को जब भी बात करूं डेट की, वो समझते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एसेट क्लास है। अब मेरे हिसाब से डेट से ज़्यादा सिंपल कुछ एसेट क्लास है नहीं। एकदम सिंपल स्टेडी रिटर्न रहता है डेट का। इक्विटी है जहाँ वोलेटिलिटी रहती है, कभी आपको नेगेटिव रिटर्न आता है, कभी पॉजिटिव आता है, और इतने पैरामीटर्स होते हैं समझाने के लिए। अलग अलग कंपनी है, कौन सी कंपनी कैसा कर रही है, कौन सा सेक्टर है। डेट में बहुत ही सिंपल है, बहुत कम वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक साइकिल है, और कुछ भी नहीं है समझने के लिए। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स को समझा न पाए कि डेट फंड्स किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है। मेरे हिसाब से जब मैं देखता हूँ इंडिया के बाहर, तो डेट आज भी काफ़ी बड़ा बहुत बड़ा है, प्रोपोर्शन है। इनफैक्ट बाहर 60-70% इन्वेस्टमेंट डेट में रहता है, 30-35% इक्विटी में रहता है। तो मेरे हिसाब से डेट एसेट एलोकेशन के हिसाब से हमें बहुत आगे जाना है, बहुत शुरुआत है मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री के लिए। डेट क्यों अच्छा है, आपका क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, आपके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहती है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्ट किया हूँ तो मेरा कितना रिटर्न किस हिसाब से आ सकता है। इक्विटी में हमने साइकिल्स देखी है जहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने इन्वेस्ट किया और 2 साल 3 साल आपके रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं। आपको जो कैश फ्लो की ज़रूरत है जो हर साल, वो कैश फ्लो इक्विटी हर बार दे नहीं पाता है। और डेट में ये फ़ायदा रहता है कि आपका बिकॉज रिटर्न स्टेडी है, आप प्रिडिक्टेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट में कम रहता है, बट एक्सपेक्टेड रिस्क बहुत कम है। और जब रिस्क की बात करते हैं ना, लोगों को रिस्क क्या लगता है, रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है जब आपको, अगर आपने कुछ रिटर्न इन्वेस्ट किया है, आप कितना ड्रॉडाउन देख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। सो इक्विटी में पॉसिबिलिटी क्या है ड्रॉडाउन की, और डेट में पॉसिबिलिटी क्या है ड्रॉडाउन की। डेट में अगर आप 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करें तो ड्रॉडाउन तो होता नहीं है। मैंने खराब से खराब साइकिल देखा है, लेकिन मैंने डेट में ड्रॉडाउन्स नहीं देखे हैं। तो और रिटर्न क्या होता है, स्टेबिलिटी ऐसी है कि आपको मतलब एक रेंज के बीच में रिटर्न मिलता है। तो ना तो वो रेंज से नीचे जाता है, ना रेंज से ऊपर जाता है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी, अगर आपको पता है कि मेरे को ये पैसे 2 साल 3 साल बाद चाहिए, और ये पैसे मुझे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको डेट में मिल सकता है। दूसरा, डेट क्यों ज़रूरी है, एसेट एलोकेशन के हिसाब से ज़रूरी है। अभी मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों से बात करता हूँ तो पूछता हूँ, तुम्हारे पोर्टफोलियो अभी आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। मेरे जो दोस्त हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जनरली उनका ये फीडबैक रहता है कि मैं तो 100% अपनी सैलरी इक्विटी में डाल देता हूँ। मैं बोला, कुछ तो एसेट एलोकेशन करते होगे? बोले, नहीं, एसेट एलोकेशन करने की क्यों ज़रूरत है। दिक्कत है, मेमोरीज इतनी शॉर्ट है लोगों की कि लोगों ने पास्ट ढंग से पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। एंड एसेट एलोकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंस लोग समझते नहीं है। डेट का जो एक एसेट एलोकेशन में रोल है, दैट इज़ सुप्रीम। वो आप वहाँ से ले नहीं सकते। आप सोच के देखिए, एक पोर्टफोलियो जिसमें आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपने वहाँ पे 90 रुपया 100 रुपया इक्विटी में डाल दिया, और किसी कारण से ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम हो गई, इक्विटी मार्केट्स किसी कारण से नीचे आ गए, आपको अगले साल पैसे चाहिए, उसके अगले साल पैसे चाहिए, 100 रुपये डाले तो 80 हो गए, आपको चाहिए थे 100 के 120, पैसे 80 हो गए, आप क्या करें। यही अगर आपने एसेट एलोकेशन किया होता, जहाँ पे आपने अगर 50% या 40% डेट में डाला होता, बाकी इक्विटी में डाला होता, आपके कम से कम 100 रुपये तो रहते। और जब साइकिल अच्छी होगी तो इक्विटी भी पैसा बना के देगा, डेट भी पैसा बना के देगा। तो एसेट एलोकेशन मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे डेट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू। इनफैक्ट मनीष, कई एक्सपर्ट्स ग्लोबल और भारत में ये कह चुके हैं कि 90% के रिटर्न्स आपके जो आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे, वो एसेट एलोकेशन से ही आते हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 90%। यानी कि 10% केवल है कि मैंने इधर उधर जाके एक एसेट में मैं चला गया है, या ये चढ़ गया है वो चढ़ गया। 90% अगर आपके रिटर्न्स एसेट एलोकेशन से आते हैं, तो क्या कारण है? एक तो चलिए बिहेवियरियल इशू है कि जो भी एसेट क्लास चलती है हम सब उस पर डूब पड़ते हैं। क्रिप्टो चल गई, हम उस पर चले गए, हालांकि एसेट क्लास नहीं है। लेकिन गोल्ड बढ़ गया तो सब एकदम से गोल्ड पे अपना वो हो गए, सिल्वर पे हो गए। इक्विटी जैसे आपने कहा, डेट क्योंकि स्टेबल है, वो ऐसा ना तो दौड़ता है ना नीचे घटता है, तो हम उसे कभी उसके पीछे भागते नहीं है सच। लेकिन क्या कारण है कि हम एसेट एलोकेट, एक तो
चैलेंज ये भी है कि जो एसेट एलोकेशन है, कई बार तो लोगों को पता ही नहीं कि मेरी एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम। एडवाइजर्स बहुत अच्छे हैं हमारे भारत में, लेकिन बहुत कम है जो आपको गाइड कर पाए। लेकिन जो एक अच्छी चीज हुई है, जो शायद पहले भी थी लेकिन धीरे धीरे अब पब्लिक की डोमेन में आई है, कि अब ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जिन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं, जो अपने आप से, कि जैसे मुझे चिंता नहीं करनी अब एसेट एलोकेशन की, मनीष की चिंता है। चाहे वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हो, चाहे कहीं हाइब्रिड हो, जिसपे ऑटोमेटिकली कौन सा एसेट बढ़ रहा है घट रहा है आप अपने आप कॉल ले लेते हैं। तो जिस निवेशक को नहीं समझ एसेट एलोकेशन की, उनके लिए, और कहीं दिग्गज आए हैं इस शो पे, कहा है कि आपकी पहली निवेश आपका शायद बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा होना चाहिए, जहां पे डेट भी है, इक्विटी भी है, और फंड मैनेजर अपने आप डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें कितना होना चाहिए। सो विवेक, आपने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी कही है। सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा एक क्वेश्चन में ही सब डाल दिया, लेकिन मेरे को भी इस चीज की समझ थोड़ी कम है, तो मैं भी सिंपल अपने जिंदगी में करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ इसको। जैसे पहले आपका एक टॉपिक था, आपने जो पकड़ा वो था कि एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टिंग एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में क्या होता है। जब मार्केट नेसेंट होता है ना, तब बहुत फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग अल्फा बना सकता है, कुछ एक नीश एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके अल्फा बना सकता है। बट मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है, आपका अल्फा जो है वो अल्फा आपका एसेट एलोकेशन से आता है। अब ग्लोबल मार्केट्स में भी देख लीजिए, जितने डेवलप्ड मार्केट्स होते हैं वहाँ पे एसेट एलोकेशन का बहुत बड़ा रोल है कंपेयर टू इंडिविजुअल एसेट। बिकॉज इंडिविजुअल एसेट में आपका जो मैच्योर्ड मार्केट में आपको अल्फा जनरेट करना है, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज खत्म हो गई है और आपको अल्फा जनरेट करना है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से इंडिया में भी आप देखेंगे, एक टाइम था जब आप या तो बोलते थे इक्विटी में डाल लो या डेट में डाल लो, बट एसेट एलोकेशन की बातें नहीं होती थी। आई थिंक इंडिया मैच्योर्ड स्टेज में आ चुका है, एंड मैच्योर्ड स्टेज में पैसा एसेट एलोकेशन से ही बन पाएगा। दूसरा आपका सवाल था कि मोमेंटम, जो मतलब आपने कहा कि जनरली लोगों को कभी सिल्वर अच्छा लगता है, कभी गोल्ड अच्छा लगता है, कभी इक्विटी अच्छा लगता है। विवेक, ये मैं 20 साल से देख रहा हूँ और ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली। मुझे शुरू में लगता था कि शायद मैं इन्वेस्टर को एजुकेट कर सकूं, शायद कोई इन्वेस्टर को एजुकेट कर सके, तो उन्हें समझ में आए कि आप इस ढंग से मोमेंटम में रिस्क मत लो। बट ये ह्यूमन बिहेवियर है, और ये ह्यूमन बिहेवियर सालों से इनहेरेंट मनुष्य के अंदर है, तो ये कभी चेंज होगा नहीं। तो आप इसको एक है ना प्रेमाइस लेके चलिए कि ये गिवन है, ये ऐसा ही रहेगा। अगर ये ऐसा होता रहेगा तो आपको कैसे प्रोडक्ट लाने हैं कि इस बिहेवियर के साथ आप उनको फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो हमने क्या कोशिश की कि हम ऐसे प्रोडक्ट लाते हैं जो एक्टिवली इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेज कर सकें, एसेट एलोकेशन रिस्क मैनेज कर सकें। अगर एसेट एलोकेशन कर सकें, हाँ, सबसे पहली बात। हाँ, बिकॉज मैं अगर इंडिविजुअल को बोलूं कि आप एसेट एलोकेशन करो, वो सेम बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब कोई अच्छा ऑलरेडी करने लगता है तब आपको जनरली लोग बात करने लगते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्मॉल कैप में कर लो, थीमेटिक में डाल दीजिए। आप गोल्ड की आप जैसे बात कर रहे थे, 2022 में हमने गोल्ड पे बहुत बात करने की कोशिश की, एंगेज करने की कोशिश की लोगों से। कोई एंगेज नहीं करना चाहता था बिकॉज रिटर्न आया नहीं था। लास्ट 6 महीने के अंदर मेरे को हर कॉल पे गोल्ड के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। ऑलरेडी 70-80% गोल्ड चल चुका है। तो प्रॉब्लम ये है कि नॉइस लेवल भी तभी आती है जब कोई चीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी होती है। तो कैसे आप उस नॉइस लेवल तो देखिए, एक्साइटमेंट के बिना तो कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, लेकिन उस नॉइस लेवल के अंदर डिसिप्लिन रख के आप कैसे एसेट एलोकेशन सोल्यूशन दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 तरह का एसेट एलोकेशन होता है। पहला एसेट एलोकेशन होता है जहाँ पे आप एक्टिवली चेंज करते हो एसेट को। आप कब इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाना है, कब डेट में ज़्यादा पैसा लगाना है, कब गोल्ड में ज़्यादा पैसा लगाना है, वो आप एक कॉल लेते हो। वो कॉल इंडिविजुअल अपने हिसाब से ले सकता है, एक फ्रेमवर्क के हिसाब से भी आप कॉल ले सकते हो। दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट वे टू एलोकेट एसेट्स। जैसे 2020 में इक्विटी कोविड में बहुत ज़ोर से गिरा। अगर उस समय किसी ने एसेट एलोकेशन के हिसाब से, अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से डाला होता,
बहुत से एसेट एलोकेशन फंड से जिन्होंने किया ऐसा, आपका एक्सपीरियंस इक्विटी में बहुत अच्छा रहता। 2020 में अगर किसी ने क्रेडिट में पैसा डाला होता, और उस समय क्रेडिट पे बहुत फियर थे, बहुत अच्छा आपको रिटर्न आता। और यही अगर 2007-2008 में अगर इक्विटी में पैसा डाला होता, 2004 तक कुछ रिटर्न नहीं आए। सो एसेट एलोकेशन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर चेंज होता रहे, कब कितना डेट लेना है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू मैनेज एसेट। तो सेकेंड इज आप उसको स्टैटिक रखिए। आप बोलिए कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अपना रेशियो मैनेज कर लेता हूँ कि अगर मुझे 40% डेट में डालना है, 60% इक्विटी में डालना है, तो मैं डिसिप्लिन्ड वे में वो करता रहूँगा। चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 60-40 मेंटेन करूंगा। जब मैं 60-40 मेंटेन करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इक्विटी ऊपर जा रहा है तो 60 से 70 हो जाएगा, वो 10 में बेच दूंगा और वापस मैं 60 पे आ जाऊंगा। तो बिकॉज मैं 60-40 मेंटेन कर रहा हूँ, अपने आप जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं, मेरा अपने आप धीरे धीरे सेलिंग होती रहती है, और जैसे से मार्केट नीचे आते हैं, मैं अपने आप धीरे धीरे बाय करता रहता हूँ। तो दैट इज द सेकेंड वे। थर्ड वे है जहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैं शुरुआत में जो पैसे हैं वो मैं 60-40 या कोई भी एक रेशियो में इन्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा नहीं कि उसका फाइनल रेशियो कहाँ पर है। तो मैं 60-40 में जब भी मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, 60-40 में करूंगा। सो ये 3 तरीके हैं मेरे हिसाब से। पहला तरीका सबसे अच्छा है, जहाँ पे आप एक्टिवली रिस्क मैनेज कर रहे हो, उसमें फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। बिकॉज आप एक्टिवली मैनेज कर रहे हो, आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, आप किस बेसिस पे डेट में डाल रहे हो, किस बेसिस में इक्विटी में डाल रहे हो। सेकेंड, मैंने जैसे बताया कि आप पैसिवली मैनेज कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका शेयर जो है, एक्टिव शेयर, वो चेंज हो रहा है। और तीसरा है जहाँ पे आपने शुरुआत में डालते समय ही बोल दिया, मेरा हमेशा 60% इक्विटी में जाएगा और 40% डेट में जाएगा। इन तीनों टाइप के प्रोडक्ट्स आज के दिन अवेलेबल है मार्केट में। इनको ही हाइब्रिड हम इन्हीं को ही हम हाइब्रिड कहते हैं। और कैटेगरी वाइज क्या नाम होते हैं इनके, अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता पाएं, क्योंकि कैटेगरीज भी काफी हो गई हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है लोगों में कि हाइब्रिड क्या है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है। तो अगर इनके बारे में कैटेगरी वाइज आप बता पाएं कि क्या। तो बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करते हैं, आपने जब उसका नाम लिया है, वो एक फंड कैटेगरी है जिसमें इक्विटी, डेट, ये दोनों में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड बैलेंस एडवांटेज में नहीं रहता है। मल्टी एसेट की मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आप इक्विटी और डेट दोनों मैनेज करते हो। वहां पे अगेन आप एक सब फंड हाउस अपना फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, बट मैं अपनी बात करूं तो हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से वैल्यूएशन का फ्रेमवर्क रहता है ब्रॉडली। फ्रेमवर्क के हिसाब से जब भी इक्विटी एक्सपेंसिव हो जाता है तो हम डेट एलोकेशन अपना बढ़ा लेते हैं, और जब भी इक्विटी आपका चीप हो जाता है तो हम अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ साइकिल्स आपको पीरियड्स मिलते हैं जहाँ पे आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये एक्टिव वे में करने की चीज है। ये आप करते हैं निवेशक के लिए? ये हम करते हैं निवेशक। तो निवेशक जब पैसा डालता है, मुझे उसके बाद उसके बाद पता नहीं है कि ये डेट में जा रहा है, इक्विटी में जा रहा है। सिमिलरली एक और प्रोडक्ट था हमारे, अभी प्रोडक्ट है हमारे पास, एसेट एलोकेशन फंड। वो फंड ऑफ फंड है। तो बैलेंस एडवांटेज क्या है, आपके डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, ये आपका फंड चूज करता है। अच्छा। तो डेट, इक्विटी, इसमें हम गोल्ड भी कर रहे थे पहले। तो इसका ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क क्या था, मॉडल्स डिफरेंट है, आउटपुट्स थोड़े डिफरेंट आते हैं, लेकिन आप एज अ फंड मैनेजर चूज कर सकते हो कि मेरे को ये सेक्टर आज के दिन अच्छा लग रहा है तो इस सेक्टर इक्विटी में डाल देता हूँ, आज दूसरा सेक्टर अच्छा लग रहा है दूसरे में डाल देता हूँ। डेट में आप एक्टिव ड्यूरेशन मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे अपने एग्जिस्टिंग फंड में डाल देता हूं। हाँ, सो आपने पैसे दे दिए। अभी क्या होता है, इन्वेस्टर को अगर आप बोलोगे कि आप अपना फंड एक्टिवली मैनेज करो, वो क्या करेगा, एक फंड में डालेगा, फिर बोलेगा ये तो अब थीम चल गई है, मुझे दूसरी थीम में डालना है, तो वो निकालेगा, फिर वापस दूसरी थीम में डालेगा। होगा क्या, चर्निंग होगी। और जैसे ही आप निकालते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टैक्सेशन आ जाता है। यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में आप बिना टैक्स पे किए अपना टैक्स डेफर कर रहे हो, और बिना टैक्स पे किए आपका इंटरनल चर्निंग होती जा रही है। सो एक फंड से दूसरा फंड, दूसरे फंड से एलोकेशन फंड कहते हैं इसको। हाँ, फंड ऑफ फंड बोलते हैं, फंड ऑफ फंड, एसेट एलोकेशन। हाँ। और बाकी जो हाइब्रिड कैटेगरीज हैं, और बाकी फिर एक है इक्विटी एंड डेट। अच्छा। जहां पे मैंने बताया कि फिक्स रेशियोज होते हैं। अगर इक्विटी, उसको एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड, हाँ। सो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आपके इक्विटी एलोकेशन है वो 65 to 80 फिक्स्ड है। अच्छा। डेट का एलोकेशन है जो 20 से 35 फिक्स्ड है।
सो आपके पास बहुत ज़्यादा लीवे है नहीं. सो ब्रॉडली अगर जैसे मैंने बताया इक्विटी बहुत ज़्यादा चल गई तो आपको इक्विटी बेचना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है. आप 80% के ऊपर इक्विटी चला नहीं सकते हो. बाकी आपका 20% डेट में रहेगा. और वैसे ही इक्विटी अगर बहुत जोर से गिर जाता है तो अपने आप ही 65 के नीचे आ जाएगा, तो आपको इक्विटी खरीदना पड़ेगा. बट यहाँ पे रेंज कम है, तो आपके पास रेंज कम है, लेकिन आप हमेशा मार्केट प्राइस चेंज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहते हो. ये एक और कैटेगरी हुई. इसके अलावा एक मल्टी एसेट कैटेगरी है. हाँ, ये बहुत पॉपुलर हुई है. हाँ, सो मल्टी एसेट कैटेगरी में आपके पास और भी एसेट क्लासेस ऐड हो जाते हैं. तो आपके पास इक्विटी है, डेट है, और आपके पास कमोडिटी या प्रेशियस मेटल जैसे एसेट क्लास भी हैं. एंड जब हम उसको ऐड करते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर को बोलेंगे, तो गोल्ड सिल्वर क्या है, पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा आपको वैल्यू प्रिजर्वेशन या फिर हेज प्रोवाइड करते हैं. ग्लोबली हम देखते हैं कि देयर आर टाइम्स जब ग्लोबल रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, देयर आर टाइम्स जब इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटीज क्रिएट हो जाती है. गोल्ड बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है कंपेयर टू अदर एसेट्स. सो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड होगा, थोड़ा डेट होगा, थोड़ा इक्विटी होगा, ये डाइवर्सिफिकेशन आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है. बट किस समय कितना आपको रखना है ये आपकी चॉइस है. सो ये मल्टी एसेट फंड क्या करता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है बिटवीन इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज. और वो आप मैनेज करते हैं. हाँ, वो एज अ निवेशक मुझे हाँ, नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको एक्सपोजर तीनों में मिलेगा. बिल्कुल. नॉर्मली इसमें अगेन क्या होता है कि अगर जैसे आपने बोला कि अभी सब जन गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं, 2022 में कोई, 2023 में कोई गोल्ड सिल्वर की बात नहीं कर रहा था. 2022-23 में गोल्ड सिल्वर में बहुत वैल्यू थी. मल्टी एसेट फंड, हमें उस समय ऐसा लगा कि मल्टी एसेट फंड के थ्रू वी कैन गो टू द इन्वेस्टर्स एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट इन दिस एसेट क्लास एंड गेट एन एक्सपोजर इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर. आप डायरेक्टली जाके बोलते हैं आप गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, कोई बात सुनने वाला नहीं था. तो इस एसेट क्लास के थ्रू गोल्ड सिल्वर अपने आप ही लोगों को एक्सपोजर मिल गया. और आप देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर का जो लास्ट 2 साल 3 साल का परफॉर्मेंस रहा है, इक्विटी को काफ़ी हद तक इसने हेज किया है. अब लास्ट 1-1.5 साल में इक्विटी रिटर्न्स हैव बीन अ लिटिल सब ऑप्टिमल. उसके पहले इक्विटी रिटर्न बहुत अच्छा था, बट लास्ट 1-1.5 साल में गोल्ड एंड सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया. सो अगर आपने ये बास्केट क्रिएट कर लिया एसेट क्लास का, तो डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. ये तो अपने आप ही मतलब एक प्रोडक्ट के जरिए मैं पूरी एसेट एलोकेशन कर सकता हूं. राइट. तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट चूज करने की जरूरत ही नहीं है. आप बोलो मैं एक प्रोडक्ट में पैसा डाल दूं, सब कुछ मेरे लिए वहीं पे हो जाए. इक्विटी आ गई, डेट आ गई, गोल्ड सिल्वर या कुछ और कल चल जाए, प्लेटिनम, तो सब आ गए. सब आ गए. और एक एक्सपर्ट बैठे हैं जो डिसाइड कर रहे हैं इसको ऊपर कर, और उनकी पूरी टीम बैठी है जो डिसाइड कर रही है रिसर्च के द्वारा. तो अगर मेरे पास एक अच्छा एडवाइजर नहीं मैं खोज पा रहा हूँ या खोज पा रही हूँ, तो ये एक, मैं मानता हूँ, एसेट एलोकेशन का एक बहुत ब्रिलियंट स्टार्टिंग पॉइंट है किसी के लिए. ये आपके लिए एज अ एडवाइजर ही है. हाँ, वही कह रहा हूँ मैं. अगर आपके कईयों के पास एडवाइजर अगर अच्छे हैं तो वो तय कर सकते हैं आपकी एसेट एलोकेशन कैसे करें. लेकिन अगर नहीं है, और हमारे देश में नहीं है उतने, खासकर अब जब फ्रेश आप देख रहे हैं, लोग कहाँ छोटे शहरों से आ रहे हैं. हाँ, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है जो डू इट योर सेल्फ में बहुत मुश्किल है. एक एसेट आपको लेना है, आप मोमेंटम में जाके ले भी लेंगे, जैसे आपने कहा बिहेवियर वाइज, लेकिन एक बास्केट बनानी और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना आसान नहीं है. और उसका एक एडवांटेज ये है ना कि जब आप एसेट एलोकेशन टाइप के फंड में डालते हैं, आपका एक्सपीरियंस नॉर्मली अच्छा रहता है. और एक्सपीरियंस जैसे अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कोई भी एसेट में आप जब पैसा डालते हैं और आप अगर मोमेंटम में डाल रहे हैं, तो नॉर्मली मैंने देखा है मोमेंटम में एक्सपीरियंस खराब ही रहता है. बिकॉज सब होने के बाद, रिटर्न आने के बाद पब्लिक को रियलाइज होता है कि पैसा डालना है. बट अगर आप एसेट एलोकेशन में डालते हैं तो आपके लिए वो बिहेवियरल, वो अप डाउन्स है ही नहीं, बिकॉज आप चूज नहीं कर रहे हो. और अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, तो आपके यहाँ जो मेंटल फ्लक्चुएशंस होते हैं दिमाग में, वो भी आयरन आउट हो जाते हैं. तो इन्वेस्टर एक्सपीरियंस मल्टी एसेट टाइप के फंड में या फिर बैलेंस एडवांटेज या एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करने में, आई थिंक वो एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज सो गुड कि आपको कस्टमर हमेशा हैप्पी कस्टमर ही मिलता है. मनीष, एक बात बताइए कि जब लोग फाइनेंशियल मार्केट में जब हम भी बात करते हैं, कहते हैं कि सेविंग्स में ही क्यों, एफडी में ही क्यों, फाइनेंशियल एसेट्स में क्यों नहीं, तो बात आ जाती है रिस्क की. दो किस्म के रिस्क बाय एंड लार्ज जो सुनने को मिलते हैं, और दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं रिस्क कहीं ना कहीं.
एक है कि मेरे को मेरे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं, जो है कैपिटल प्रिजर्वेशन, और दूसरा जो मिक्स हो जाता है वो है वॉलेटिलिटी रिस्क। और वॉलेटिलिटी लाइफ का भी हिस्सा है, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते उसको। एसेट एलोकेशन से जहां तक मैंने जितने भी रिसर्च रिपोर्ट्स आप जैसे लोगों के पढ़े हैं, वो कहते हैं कि उससे सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है कि वॉलेटिलिटी जो है इतनी कम, जैसे आपने भी कहा, कम हो जाती है बैलेंस करके उसे, जिसको हम नॉर्मली रिस्क देखते हैं, रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, और इसीलिए हम लंबे समय तक नहीं रुक पाते। तो थोड़ी भी वॉलेटिलिटी आती है हम एग्जिट मार देते हैं, जैसे आपने कहा कोविड के टाइम, या कई साइकिल्स आपने देखी। तो आपको लगता है कि रिटर्न्स, क्योंकि अब 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, इतने आपने खुद भी मैनेज किए फंड्स जहां पर इक्विटी डेट है, एसेट एलोकेशन है, मैंने जहां तक पढ़ा है कि 95% तक के आपको रिटर्न मिल जाते हैं, इक्विवेलेंट टू से ओनली इक्विटी, और जो वॉलेटिलिटी है वो आपकी सिग्निफिकेंटली कम होती है वर्सेस इक्विटी, जिससे कि आपको जो डर है, जो आप कह रहे हैं कि मार्केट गिर गया, मेरी इन्वेस्टमेंट गिर गई, एनएवी गिर गए, वो थोड़ा कम या ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इस पे अगर आप अपना एक्सपीरियंस से कुछ बता पाए। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। वोलेटिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वोलेटिलिटी ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है, मंजिल आपको पता है क्या है, बट जो रास्ता है वो घुमावदार है, आप रास्ते में भटक गए। ये जो रास्ते में भटकने वाली चीज़ है उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। अब दिक्कत ये होती है ना कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप मंजिल की तरफ नहीं देखते, आप रास्ते पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये जो घुमावदार चीज़ें आती है, आप भटक जाते हैं, तब आपकी मंजिल पे जो एम रहता है ना वो ख़त्म ही हो जाता है, और अचानक लगता है आप तो गलत जगह चले गए, आप कहीं और निकल जाते हैं। तो आपके रास्ते इधर उधर चेंज होते रहते हैं और मंजिल तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मायोपिया। इन्वेस्टमेंट मायोपिया मतलब आपका दूर का नज़र कमज़ोर है, आपको केवल जो पास में है वही दिख रहा है। और जब तक आप मीडियम टर्म में फोकस नहीं कर सकते ना, मतलब मैं फंड मैनेजमेंट के हिसाब से भी बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट मायोपिया इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर फंड मैनेजर्स एज वेल। आगे 3 महीना उसकी नज़र के बियॉन्ड लोगों के पास नज़र ही नहीं, अगले क्वार्टर में क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल में क्या होने वाला है, इस पे नज़र रहती ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स के साथ भी है। एंड इस कारण से क्या है, वो बिहेवियरल एंग्जाइटी के कारण आपके डिसीजंस गलत होते हैं। ये जो एसेट एलोकेशन फंड जिसमें आपकी बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं ना कि ये आपके वोलेटिलिटी वाली पार्ट है, इसको सबसाइड करते हैं। कैसे सबसाइड करते हैं? आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, आपने सेफ्टी मार्जिन्स देख के इन्वेस्ट करते हैं कि आज के दिन अगर इक्विटी में आप सेफ्टी मार्जिन्स है, वैल्यूएशंस अगर चीप है, इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट करेक्ट कर चुका है, मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से नुकसान होने के चांसेस कम हैं। और क्या होगा, जब मार्केट एक्सपेंसिव होगा ना, तो इक्विटी एलोकेशन ऐसे ही कम हो जाएगा। तो उस समय मार्केट कभी भी फॉल करेगा तो आपका ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन कम होगा, तो आपको जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत कम होगा। तो इस कारण से उसकी वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, बिकॉज आप इक्विटी एलोकेशन चेंज कर रहे हैं, कभी आप 30-40% पे, कभी आप 70-80% पे है, वो जो चेंज ऑफ इक्विटी एलोकेशन का जो पैसा बनता है, दैट इज एडिशनल। आप अगर इन्वेस्टेड रहे, 100 रुपया था आपका, 100 रुपया 200 हुआ, 200 से वापस 100 हो गया, नेट कितना पैसा बना? कुछ पैसा नहीं बना। बट यही 100 रुपये से 200 की जर्नी में अगर आप अपना एलोकेशन चेंज करें कि कितने आप 100 रुपये थे तब इन्वेस्ट किए, कितने 200 पे इन्वेस्टेड थे, और कितने 100 रुपये पे वापस इन्वेस्टेड है, ये जो जर्नी 100 से 200 से 100 की रहेगी ना, इसमें आपके पैसे काफ़ी मैथमेटिकली आप देखेंगे तो काफ़ी पैसे बन जाएंगे। अगर आप रहेंगे तब। हाँ, अगर रहेंगे तब। नॉर्मली नहीं तो क्या हुआ, आपने अगर किसी एक स्टॉक समझ लीजिए, एक स्टॉक में आपने, जैसे मैंने बोला 100 रुपये में आपने एक स्टॉक खरीदा, वो 200 तक गया, आपने कुछ किया नहीं, वापस 100 पे आ गया। इन दैट जर्नी आपके लिए तो क्या ज़ीरो रिटर्न है। बट सपोज मैंने उस स्टॉक को पहले पूरा नहीं खरीदा, एक फंड की बात करते हैं, फंड में पूरा इन्वेस्ट नहीं किया, जब 100 रुपये पे था, मुझे सस्ता लग रहा था, मैं 80% इन्वेस्टेड था, वो जब 200 पे गया तो मैंने इन्वेस्टमेंट कम करके 40% कर दिया, मेरे को लगा डबल हो गया है मार्केट। अब वापस जब वो 100 पे आता है, तब वापस मेरा इन्वेस्टमेंट
सेम 100% पे हो जाता है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट लेवल चेंज हो रहा है कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग की हायर लेवल पे और लोअर लेवल पे वापस बाय कर रहा हूँ। सो नेट नेट मेरा ओवरऑल रिटर्न इज मच बेटर देन होल्डिंग दैट स्टॉक एट 100 रुपीज। जीरो। यही एग्जैक्टली व्हाट दीज एसेट एलोकेशन मॉडल्स डू, कि आपके एलोकेशन को ये चेंज करते रहते हैं और इस चेंज में आपको रिस्क भी कम होता है और आपको रिटर्न भी बनता रहता है। इतनी सिंपल चीज हम क्यों नहीं समझ पाते? नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग आई थिंक इस तरफ आ रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि अपना पैसा, देखिए एक होता है एक्साइटमेंट की बात। मैं तो बहुत जन को देखता हूँ जो मतलब अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर लिए हैं, रिटायर हो गए हैं, कुछ काम नहीं है, क्या करें, उस टाइप के लोग होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि मेरे को कुछ एक्साइटमेंट चाहिए तो ट्रेडिंग कर लो। बहुत ऐसे होते हैं जो अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्या करें, ट्रेडिंग कर लो। तो ये जो एक्साइटमेंट वाली चीज़ है ना, ये हमेशा आपके लिए नेगेटिवली वर्क करती है। अगर आप एक्साइटमेंट को साइड रख के इन्वेस्टमेंट को प्योरिस्ट वे में देखेंगे तो आई थिंक जो आप बोल रहे हैं कि लोग क्यों नहीं समझते हैं, समझ में आएगा। नहीं, आप जैसे आपने शुरू में ही बिहेवियर की बात की, ह्यूमन बिहेवियर में आप क्या मानते हैं कि देखिए हम हर चीज में लाइफ की, हम जिम जाते हैं, हम एक ट्रेनर ले लेते हैं, राइट? हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, हम शेफ पे उसकी एक्सपर्टीज पर हम रिलाई करते हैं और खाते हैं, ये नहीं कि खुद किचन में जाके बनाने लग जाते हैं। तो जिंदगी बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है हमें सब कुछ जानना है। और मैं जैसे आपका पूरा इतना रिसर्च किया और मेरे को बैठे आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों इस पर अपना दिमाग लगा, जब एक इतने पढ़े लिखे इंसान, इंटेलिजेंट इंसान और उनकी टीम बैठ के मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, तो मैं क्यों दिन भर दिन बैठ के हर चीज जानना चाहूं? क्यों ना मैं अपने काम पर फोकस करूं, मैं बाकी चीजों पर अपना समय लगाऊं। पर ये इन्वेस्टमेंट में ही देखा है मैंने सब। देखिए, एक तो है इन्वेस्टमेंट इतना आसान हो गया ऑपरेशनली कि आपको क्लिक ऑफ द बटन में कुछ आप खरीद सकते हो, क्लिक ऑफ द बटन में कुछ बेच सकते हो। और जो चीज़ें आसान ऑपरेशनली हो जाती है, लगता है कि आसान इन्वेस्टमेंट मतलब आपको थियोरेटिकली भी बहुत आसान है। कोई भी स्टॉक आप क्लिक ऑफ द बटन में खरीद लीजिए, कोई भी स्टॉक आप क्लिक ऑफ द बटन में बेच दीजिए। स्टॉक खरीदना आसान है, बट कौन सा स्टॉक खरीदना है और कब किस खरीदना भाव पे है, खरीदना किस है, लेवल पे खरीदना है, ये तो कोई बताता नहीं है। तो इसीलिए एक तो ये आसानी जो क्रिएट कर दी है, उस कारण से लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट उसका भी आ गया है। दूसरा है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मली अपने क्या बोलते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं। बचपन से मेरे फादर ट्रेडिंग बिजनेस में थे, हमें यही सिखाया गया था कि कुछ भी सस्ता हो खरीदना चाहिए और उसको ऊपर के दाम में बेचना चाहिए ताकि आपका कुछ प्रॉफिट बन सके। जब हम मार्केट में आते हैं, हमारा बिहेवियर एकदम अलग होता है। हमको जो भी चीज़ ऑलरेडी महंगी हो गई है वो खरीदने की होड़ रहती है। सस्ता हम खरीदना नहीं चाहते, महंगा हर रोज़ खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा है, आपका कलीग बैठा है, वो तो यही आपको बताता है कि मैंने इसमें पैसे डाले थे और मेरे पैसे डबल हो गए, मेरे पैसे ट्रिपल हो गए। तो आपको एक जो इंटरनली फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आती है, वो आपकी इंटरनल फीलिंग है कि ये तो बहुत आसान था, अगर उसने कर लिया तो मेरे इंटेलिजेंस, तो मैं तो कम इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आपका ईगो आ गया। सो आपके ये जो ईगो और बिहेवियरल ट्रेट्स है ना, ये आपको फोर्स करते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर लेता। और जनरली आप देखेंगे लोग केवल अपने है ना विनर्स की ही बात करते हैं, कोई भी अपने है ना लूजर्स की, मैंने क्या गलती की, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो सोशली आपको बिहेवियरली ऐसा ही लगता है कि शायद मैं ही कमजोर हूँ, मैं ही नासमझ हूँ, मैंने क्यों नहीं ट्राई किया। और कई बार बिगनर्स लक भी होता है कि आपने कुछ ट्राई किया और तुरंत आपको बहुत पैसे मिल गए। उस समय आपको ये पता नहीं रहता है कि मेरे को किस समय अपना कितना रिस्क मैनेज करना है, तो आप उसको और बड़ा डेरिवेटिव्स में जनरली वही होता है। आप डेरिवेटिव सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे बिगनर्स लक बहुत ज़्यादा काम करता है कि शुरुआत आपने एक ट्रेड किया, आपको पैसे बन गए, आपने सेकंड ट्रेड किया, आपने पैसे बन गए, बट आपके पहले ट्रेड में आपने 100 रुपये लगाए थे, सेकंड ट्रेड में 200 रुपये लगाए, आपका ऐसे ऐसे साइज बढ़ता रहेगा। एक दिन आपका ट्रेड खराब होगा और पूरे के पूरे पैसे निकल जाए। सो इन्वेस्टमेंट को आप बिहेवियर से कभी अलग नहीं कर सकते, और ये हमेशा लोगों को ऐसा ही लगता रहेगा कि ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें पैसे बनाना बहुत आसान है, बट मेरे हिसाब से 80% अटेम्प्ट्स इसमें
फेल होते हैं और 20% अटेम्प्ट सक्सेसफुल होते हैं। बट वो 20% अटेम्प्ट जो सक्सेसफुल होते हैं वो तुरंत सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनके पीछे बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने बिहेवियरल फाइनेंस अपने आप में देखा है। टेम्परामेंट जो हम बोलते हैं, टेम्परामेंट इज व्हाट मेक्स एन इन्वेस्टर सक्सेसफुल, नॉट हिज इंटेलिजेंस। कि इंटेलिजेंट तो सब है, मतलब मेरे हिसाब से आज के दिन में, मतलब जिस ढंग से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इतने इन्फॉर्मेशन के बाद। बट फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और बहुत लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। इसका कारण है टेम्परामेंट। और टेम्परामेंट ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आती नहीं है, और ना कोई बुक में आपको टेम्परामेंट सिखाया जाता है। मैंने आज तक कोई फंड मैनेजर वाली बुक नहीं पढ़ी जहाँ पे समझाया गया हो कि टेम्परामेंट किसे कहते हैं और आप टेम्परामेंट कैसे सीख सकते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस से, आपके खुद के इंटरनलाइजेशन से ही लगता है समझ आपका में आती टेम्परामेंट है। नहीं है तो किसी आप मनीष जैसे एक्सपर्ट को पैसे दे दीजिए, वो मैनेज कर ही रहे हैं, उनका काम है वो। जरूर। अब जैसे डेट मार्केट की आपने बात की कि बहुत सिंपल है, मुझे तो नहीं लगी कभी सिंपल, क्योंकि उसमें कई वेरिएबल हैं जो शायद हमें नहीं समझ आते। जैसे यील्ड क्या है, रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, उन पे निर्भर करता है, इकोनॉमिक साइकिल आपने कहा उस पर निर्भर करती है। तो हाँ, इक्विटी में भी ऐसा है, सिमिलर फैक्टर्स हैं, उसमें तो स्पेसिफिक कंपनीज भी हो जाती हैं। फिर बीच में आई है क्रेडिट रिस्क फंड्स, उसमें क्या देखना है, रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक इंडिविजुअल को रियलाइज करना चाहिए कि इतने डायनेमिक सेट प्ले हैं कि आप बेस्ट प्लेस्ड हैं अगर किसी एक्सपर्ट को ये करने दें। सो डेट में भी हमने यही कोशिश की, जो एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में जो कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर के लिए ऐसा क्यों सोल्यूशन ना लेके आ जाएं जहाँ पे इन्वेस्टर को ये सब सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि क्या इकोनॉमिक साइकिल है, क्या यील्ड है, क्या क्रेडिट है। ऐसा कुछ क्रिएट करे जहाँ उसका एक्सपीरियंसेस सब बात करे, बाकी पीछे की चीज़ों पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायनामिक इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी है, हमने 2012 में अपना डायनामिक कैटेगरी फंड लॉन्च किया था। हमारा आइडिया ये था कि अगर हम बिहेवियरली इन्वेस्टर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें विद लो वोलेटिलिटी, जहाँ पे अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से कब हमको ज़्यादा रिस्क चलाना है फंड में, कब रिस्क कम कर देना है, कब एसेट एलोकेशन की, कब हमको मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, कब क्रेडिट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ये सब हम खुद ही करें फंड में इन अ मेथोडिकल वे। एंड फाइनली जो आउटपुट इन्वेस्टर को आए वो उसे समझ में आए, तो वैसा क्यों ना करें। आई थिंक दैट इज़ वन सक्सेसफुल जर्नी दैट आई हैव सीन ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स। एंड वहाँ पे हमारा आइडिया यही रहता है, इन्वेस्टर को हम यही बताते हैं कि आप फंड में डाल दीजिए और उसके बाद भूल जाइए, बिकॉज आपको एसेट एलोकेशन करना है अगर डेट में, तो आपको बार बार निकालने डालने की ज़रूरत नहीं है। और डेट फंड में किस डेट फंड को आपको चूज़ करना है वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के अगर हम सोल्यूशंस और लेके आएँ तो इतने कॉम्प्लिकेशंस की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कि आज के दिन अगर मैं बैलेंस एडवांटेज फंड की आपसे बात करता हूँ तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं उस डिस्कशन में जाऊँ ना तो वो डिस्कशन वहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं इन्वेस्टर के साथ एंगेज ही नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने शुरू में जब हमने ये फंड कैटेगरी स्टार्ट की थी तो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया, उनको समझाने की कोशिश की हम करना क्या चाहते हैं। वो सुन के तो पजल हो जाते थे, अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरे को 2-3 साल बाद वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को इन लोगों को एक्सपीरियंस से बात करनी है, इनको इतना स्ट्रक्चर समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे लोगों ने उसमें आउटपुट देखा, वो आउटपुट बहुत सिंपल है। वो दिखता है कि आपको कितना रिटर्न मिला, कितनी वोलेटिलिटी के साथ मिला और अगर कंसिस्टेंसी कितनी है। आप अगर इसको मेजर कर सकते हो विच इज़ द आउटपुट, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। तो मेरे हिसाब से डेट फंड्स में भी है ना, आउटपुट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इनपुट्स को छोड़ देना चाहिए। जिंदगी को सिंपल रखिए, क्यों खामखा कॉम्प्लिकेट करना। 2 चीज़ों पे आपका आउटलुक चाहता हूँ, नियर टर्म या मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसा भी आप माने, क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत एक आम इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। एक है इंटरेस्ट रेट और एक है इन्फ्लेशन। ये 2 चीज़ों पर, क्योंकि ऑब्वियसली इन पर आपकी टीम और आप इतना रिसर्च करते होंगे हर कॉल लेने के लिए, पे आपका क्या आउटलुक है। कई जगह पढ़ रहा था कि एक जगह पे आपका कॉन्ट्रेरियन व्यू भी है। कई लोग जो हैं, बाकी लोग एक ग्रेजुअल रिकवरी देख रहे हैं, आपका व्यू है कि
एक 1.5 साल 2 साल के पेपर पे आप ज्यादा फोकस्ड हैं, बट वो टेक्निकल बात हुई। लेकिन क्या आपका आउटलुक है इन दो चीजों पर? देखिए, इकोनॉमी के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में कोई खराबी नहीं है। लास्ट जो 1-1.5 साल का स्लो डाउन हुआ है, ये एक तरह से फोर्स स्लो डाउन था आरबीआई की तरफ से। 1.5 साल पहले अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन बहुत ज़ोर से बढ़ना शुरू हो गए थे, एंड आरबीआई को कहीं ना कहीं वो रिस्क दिखने लगा था, तो आरबीआई ने क्रेडिट नॉर्म्स टाइटन कर दिए। साथ साथ में थोड़े लिक्विडिटी टाइटनेस हो गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिलेड हो गई, ये सब मिल मिला के थोड़ा इन्वेस्टर जो के इकोनॉमी का सेंटीमेंट है दैट स्टार्टेड टू स्लो डाउन। और इकोनॉमी के सेंटीमेंट्स के साथ क्या होता है, इकोनॉमी भी फिर रिएक्ट करना शुरू करती है, तो इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो गई। बाकी आप मुझे पूछेंगे कि कुछ मेजर चैलेंज था जो ठीक नहीं हो सकता है, जैसे कई बार बैलेंस शीट का प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा एनपीएस हो जाते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ जाता है, जो 2014 में कॉर्पोरेट्स के साथ हुआ था कि कॉर्पोरेट का लेवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बैंक की एनपीए साइकिल शुरू हो गई थी। ये सब इश्यूज जब रहते हैं ना, तो बहुत समय लगता है इकोनॉमी को रिकवर करने में। बट अगर केवल बिहेवियरल सेंटिमेंट इशू है कि आपने कोशिश करके उसको स्लो करने की कोशिश की, आप वापस इकोनॉमी स्टिमुलेट कीजिए, इकोनॉमी बहुत जल्द वापस अपने ट्रेंड ग्रोथ पे चली जाती है। तो हमने लास्ट 1 साल में देखा है कि आरबीआई ने अभी 125 बेसिस रेट कट कर दिए हैं, रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस वापस आ गए हैं, गवर्नमेंट ने भी फिस्कल सपोर्ट किया है, जीएसटी हो या फिर उससे पहले बजट में डायरेक्ट टैक्स पे। सो ये सब जो स्टिमुलस है, दिस इज गुड इनफ फॉर द इकोनॉमी टू गो बैक टू ट्रेंड। सो इकोनॉमी में अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखता है, तो आरबीआई भी फिर बोलेगा एक बार इकोनॉमी नॉर्मल हो गई तो मैं रेट्स को वापस न्यूट्रलाइज कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए फिर ये रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस समय अगर न्यूट्रलाइज नहीं करे तो फिर वो एक्सेसिव चली जाएगी। फिर शायद ऐसा हो कि ओवर हीटिंग हो जाए इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बहुत जोर से बढ़ने लग जाए, जो अभी बहुत अच्छे से जो अभी कंट्रोल्ड है। तो इसीलिए उस समय आरबीआई भी क्या करता है कि वापस रेट्स को न्यूट्रल लेवल पे ले जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी आरबीआई के जो रेट कट्स हैं वो समाप्त हो गए हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से और ज़रूरत नहीं है आरबीआई को रेट कट करने की। आरबीआई के पास स्कोप है रेट कट करने का, स्कोप मतलब स्पेस है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी, आपके इंटरेस्ट रेट्स फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। जैसे आज के दिन रेपो रेट 5.25 पे है, वापस 6% जाने में समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज के दिन मार्केट का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे नीचे बहुत समय रहे, इकोनॉमी बहुत समय स्लो रहे, बट वैसा एनवायरनमेंट और वैसा फ्रेमवर्क दिख नहीं रहा है आज के दिन में। इसीलिए मेरा व्यू है कि आज के दिन आप अपने कॉशियस वे में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन रिस्क ना लें। ड्यूरेशन रिस्क वहाँ ले जहाँ पे ऑलरेडी रेट हाइक्स प्राइस्ड है, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं। लास्ट ईयर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स काफ़ी चर्चा में थे, हमने जनरली अवॉइड किया लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करना, बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑलरेडी काफ़ी रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और अपने ट्रेंड में काफ़ी ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके थे। आज के दिन लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे जहाँ पे हम इकोनॉमी नॉर्मल होने के बाद रेट हाइक्स भी हो जाएं तब भी उनको कोई फ़र्क ना पड़े। सो यील्ड लेवल जैसे 7.40 7.50 के आसपास है। लास्ट टाइम जब इकोनॉमी पीक की थी, जब रेट हाइक्स हो गए थे, तब भी वहाँ पे ही उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे थे। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रेट हाइक्स प्राइस कर रहे हैं, वहाँ पे देयर इज रिलेटिव सेफ्टी, चाहे उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो लेकिन वहाँ पे रिलेटिव सेफ्टी है। लेकिन जो मिड सेगमेंट है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वहाँ पे आई थिंक अभी भी रेट्स काफ़ी नीचे हैं, और जब रेट नॉर्मल होंगे तो ये कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो नेट नेट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहें। अभी सब ठीक है, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियोज में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क मत चलाइए, कॉशियसली शॉर्ट ड्यूरेशन सेगमेंट में रहिए। आपके रिटर्न्स जो हैं वो मतलब यील्ड्स वाईटीएम या कैरी से ज़्यादा आएंगे, ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आप लो ड्यूरेशन सेगमेंट में बने रहिए। ये बताइए मनीष के कलकत्ता में आप बड़े पले, और एक चीज जो मुझे लगी पिछले आधे घंटे से जो सुन रहा हूं, एक बहुत ही नॉर्मली कहते हैं जो फंड मैनेजर की जो नौकरी है उसको बॉयलर रूम कहते हैं, कि आप इतने प्रेशर में रहते हैं, कोई भी फंड मैनेजर,
ये प्रेशर आप पे तो मुझे नहीं दिख रहा। इसे कैसे मैनेज करते हैं? जैसे आपने कहा टेम्परामेंट सिखाया नहीं जाता, लेकिन इतने हाई प्रेशर जॉब में भी देख रहा हूं कि आप बहुत रिलैक्स किस्म के इंसान हैं, और तभी 20 साल शायद सर्वाइव किए हैं। नहीं तो मुश्किल होता है, बहुत हाई प्रेशर जॉब होता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब आप इंटरनलाइज करना शुरू करते हैं। अगर आपका इंटरनल कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि आप में बहुत उद्वेगता आती है, बहुत ज़्यादा आप में उफान आता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए जो आपको सूट नहीं करता है। तो फंड मैनेजमेंट भी ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी है तो आप वो प्रोफेशन चूज़ कीजिए। और हर प्रोफेशन के अलग अलग मापदंड होते हैं। कुछ तो कुछ चीज़ें कुछ चीज़ को, हाँ, कुछ चीज़ें हैं। कुछ जन को सूट करती है, कुछ चीज़ें कुछ जन को सूट करती है। मेरे हिसाब से अगर अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट आपकी लाइन नहीं है। अंदर स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं? देखिए, सरलता रखिए, जीवन में सरलता रखिए, सोच में सरलता रखिए, उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। कलकत्ता से इतनी पढ़ाई की आपने, सेंट जेवियर्स कॉलेज जो देश का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस है, बिरला हाई स्कूल गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखी, एमबीए फाइनेंस किया, वहाँ से आप पिकअप भी हुए, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ काम किया, तो ये दुनिया में कैसे आ गए फंड मैनेजमेंट? देखिए, एक तो एक लाइकिंग होती है कोई चीज़ की, तो मतलब इस एरिया की लाइकिंग शुरू से थी। तो जब पहला जॉब आपने कहा आपके फादर ट्रेडिंग में थे, तो हाँ, किस मेरी टाइप की ट्रेडिंग थी? मतलब टेक्सटाइल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में थे। मेरे फादर की डेथ जल्दी हो गई थी, तो उस समय काम का जो भी था अपने ऊपर ही था कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। बट एक चीज़ थी कि फाइनेंशियल सेक्टर एक लाइकिंग थी। मैं अभी मेरे जो भी मतलब नए बच्चे आते हैं, नए कलीग्स आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपका पैशन अगर वो है और आपने वह जॉब किया तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका पैशन और आपका जॉब इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आपको अपना जॉब चेंज कर लेना चाहिए। तो मेरा पहला जो जॉब था आदित्य बिरला में, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। 1 साल ग्रुप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से अलग अलग कंपनीज में स्टिंट्स किए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टिंट्स किए, बहुत ही अच्छा था। 6 महीने बाद जब फाइनल प्लेसमेंट हुई तो मेरी इच्छा थी फाइनेंशियल सेक्टर में जाने की। वहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी उनके रियल बिजनेस में ज़्यादा थी, तो मुझे वो थोड़ा मिसमैच लगा। तो मैं फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अपॉर्चुनिटी, उस समय क्या है ग्रोइंग मार्केट था, अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो ओपनिंग थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, बट इन्वेस्टमेंट्स में नहीं थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिस्टेंस तो कम होगा, तो मैंने स्टार्ट किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। नीलेश उस समय बॉस थे, एंड थैंकफुली वो भी तो डेट के ही एक्सपर्ट थे। डेट के एक्सपर्ट थे, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी उन्हीं के अंडर ही था। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे को कि इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। तो साल भर बाद इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो गए। अब लोग पूछते हैं इक्विटी क्यों नहीं, डेट क्यों, आपने क्यों चूज़ किया? देखिए, इन्वेस्टमेंट है, सब जगह एक्साइटमेंट है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक एसेट क्लास और दूसरे एसेट क्लास में बहुत भेदभाव होता है। मैं अभी थोड़ा इक्विटी भी देखता हूँ, बट दोनों एसेट क्लास में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक में एक्साइटमेंट ज़्यादा है, मतलब फ्रॉम अ पैशन पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तो नीलेश ने डेट में एंट्री दे दी, एंट्री हो गई। अब एंट्री हो गई तो धीरे धीरे करियर प्रोग्रेस होता गया। अब कैसे मैनेज करते हैं अपने सक्सेस को? एक ही चीज़ से डरता हूँ कि कहीं एरोगेंस ना आ जाए। मेरे हिसाब से एरोगेंस सबसे बड़ा दुश्मन है किसी भी पर्सन का, एंड फंड मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस दिन, और फील किया है, जिस दिन अंदर से एरोगेंस थोड़ा भी जगता है, मार्केट इतना जोर से थप्पड़ मारता है। यही बात नीलेश ने भी इस शो पे कही। मैंने जब उनसे पूछा, कहते कि विवेक एरोगेंस आया कभी, लेकिन मार्केट ने ऐसी थप्पड़ लगाई कि फिर नीचे आ गए। क्योंकि आप सबको मैं देखता हूं, बहुत हम्बल किस्म के लोग हैं इंडस्ट्री में। नहीं, ये मार्केट की बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एरोगेंस निकाल देता है। अब आप
एक तरह से उसको राइड कर रहे हैं, अगर आप उसको इंटरनलाइज करके अगर राइड कर पाएँ कि हाँ मतलब मार्केट अच्छा ही कर रहा है, जो कर रहा है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, तो आई थिंक जर्नी आपकी थोड़ी आगे बढ़ जाती है। और वहाँ पर फंस गए कि अरे ये क्या, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहाँ पे फिर आप अटक जाते हो। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो कि रात को भी थोड़ा क्या डेट रिसर्च नहीं, चलता रहता है कि कभी कुछ ब्रेक भी लेते हो उससे? रिसर्च की बात नहीं है, थोड़ा मतलब नहीं, माइंड में कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है? बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी में बहुत रुचि है, तो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी समय देता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो एक तरह का वो मेरे लिए बैलेंसिंग फैक्टर है। और बाकी परिवार को समय देना, बच्चों को समय देना, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गाने वाने सुनते हैं, म्यूजिक? गाने कलकत्ता का के आप बड़े पले हैं, तो म्यूजिक तो पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, कहाँ बस पढ़ते ही रह गए अभी। तो पढ़ने की कोई चीज़ नहीं छोड़ता। इंटेलिजेंट भी बहुत हैं आप, इतने अच्छी जगहों से आप। एक लास्ट सवाल, आपने कहा कि यंग उम्र में आपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई फैमिली पे, तो अपने माँ बाप से सबसे बड़ी चीज आपने क्या सीखी? सो मेरे पापा की एक चिट्ठी है जो अभी भी मेरे पास है, और उस चिट्ठी में मेरे पापा ने एक ही चीज़ लिखी थी मुझे कि हमेशा अपने आप से सच रहना, और उस सच्चाई से आगे मेहनत करते रहो। तो आज भी मैं उस चीज़ को अपने साथ रखता हूँ कि मेरे को अपने आप से सच रहना है। दुनिया करती रहेगी जो करना है, खुद अपने आप से सच रहो। वाह, क्या बेहतरीन एडवाइस आपने शेयर की, अपनी एक पर्सनल मोमेंट। थैंक यू वेरी मच मनीष आने के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह लोगों के जीवन को बेटर करते रहें अपने काम से। थैंक यू सो मच।